This call is now being recorded. एक्सपाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष पूर्वा बहती जी उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारे आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अगर कोई और इसके अतिरिक्त ज्वाइन कर चुका है तो उसका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को यह महत्व और ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, तो उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस समय, वैसे तो सेमेस्टर 2 का कोर्स है, लेकिन ये कोर्स में नहीं है और अलग से मेरिडियन के संबंध में है। तो टिटाइस 7 में
जो हम लोग चैप्टर 19 के बाद उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग ने किडनी मेरिडियन की चर्चा किया था, इसके पहले हम लोग लीवर मेरिडियन की चर्चा किया था। आज हम लोग गॉल ब्लैडर की मेरिडियन की चर्चा करेंगे पूर्वा बाहेती जी के साथ। तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ और गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर तो उनका पुनः स्वागत और मैं शेयर कर देता हूँ। नमस्ते, सब स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करें। यस यस, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। मैं क्या बोल रही थी, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं सोच रही थी कल के जो भी स्टूडेंट्स हैं एक बार हम लीवर को एक बार 5 मिनट्स में डिस्क्राइब करके फिर गॉल ब्लैडर पे चलते हैं, बिकॉज लीवर को समझे बिना थोड़ा सा एज इट्स अ पेयर पार्टनर थोड़ा सा लीवर के बारे में बात करके 5 मिनट्स में फिर गॉल ब्लैडर में बात करते हैं। गॉल ब्लैडर बहुत थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ब्रीफ आउट करते हैं सबको, फिर हम बुक से समझ लेते हैं चीज को प्रॉपर्ली। तो हमने कल लीवर का देखा था, लीवर का काम था, हमने समझा था इसके हिसाब से एज पर डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस के हिसाब से लीवर का काम था बाइल को बनाना और ब्लड को, लीवर एज पर मेडिकल साइंस ऑल्सो लीवर का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, डिटॉक्सिफाई करना। ब्लड का काम, लीवर का काम यह होता है। हमारे हिसाब से भी, हमारे आयुर्वेदिक हिसाब से भी लीवर का काम होता है ब्लड में से ब्लड जो एनर्जी हमारे यस लंग्स पे बन चुकी है, गैदरिंग चीज जो बन चुकी है उसको सब जगह बॉडी में सब जगह अच्छे से फैलाने का काम लीवर का काम होता है। लीवर में 1000 से ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो लीवर की चीज कभी भगवान ने ऑर्गन बना के भेजा है और वो डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, तो वो कभी डेफिशिएंट नहीं होता, बट क्योंकि उसको बहुत सारा काम करना होता है तो कभी कभी उसकी चीज स्टेगनेंट हो जाती है, कभी कभी उसमें ब्लड डेफिशिएंट हो जाता है, कभी कभी उसका यिन दैट इज ठंडक कम होके यांग राइज हो जाता है, जिसको हमने देखा था। उसके बहुत से फॉर्म्स थे, कभी यांग राइजिंग था, कभी हीट ब्लेजिंग था, हमने सब देखा था कल। तो बेसिकली ये है। अब हम इसमें से अब और किसका लीवर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लीवर को, ये सब लीवर देखिए लीवर जल्दी से नहीं स्टेगनेंट होता है। आज हमने अभी मैं खुद ऑल्दो मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, बट अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया पिछले 10-1 सालों में लोगों का लीवर में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 10-12 सालों भाई। उससे पहले हमने सभी लोगों को सुना हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम हमने कभी सुनी नहीं थी। क्यों? लोग कंटेंट थे, सेटिस्फाइड थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे। तो लीवर का प्रॉब्लम स्ट्रेस है और फूडिंग हैबिट्स, जैसे ग्रीसी फूड खाना, प्रिजर्वेटिव्स वाला जो फूड खाता है, जो पैक्ड फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, उसमें दुनिया के केमिकल्स होते हैं। फूड ऐसे ही प्रिजर्व नहीं हो रहा है, केमिकल से हो रहा है। तो जो केमिकल्स होते हैं, लीवर बोलता है यार मैं शरीर के इतने केमिकल्स को प्रोसेस करके डिटॉक्सिफाई कर रहा हूँ, तुम ऊपर से और मुझे केमिकल्स दे रहे हो जिसको डिटॉक्सिफाई करूं, थकता भी तो हूं मैं, इसलिए वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए हमको आजकल लीवर की प्रॉब्लम जा रहा है, बिकॉज हम लोग देखते नहीं है, हम लोग आजकल पैक्ड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पैक्ड फूड, शुगर, मिल्क फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और स्ट्रेस द मेजर रीजन। ठीक है, अब लीवर करता क्या है? लीवर का काम, एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, बाकी सब काम है बाइल बना के स्टोर करवाना। अब बाइल बनता है, स्टोर का मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से बाइल जब बन गया लीवर में तो उसको स्टोर, इतना बड़ा बहुत सारा बाइल बन जाता है, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो हम अब गॉल ब्लैडर के बारे में समझते हैं। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, फिर जब हमारा फैट, खाने में जब फैट आता है तो गॉल ब्लैडर उस बाइल को हमारे डिओड्रम में भेज देता है ताकि वो फैट को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करने वाली पोजीशन में ले। एब्जॉर्ब नहीं करता, बट प्रोसेसिंग ऑफ द फैट इज बीन डन बाय बाइल जूस ओनली। ठीक है, तो अब हम सीए के हिसाब से, टिटाइज 7 के हिसाब से समझते गॉल ब्लैडर के बारे में बहुत कुछ। अब जैसे हम अब सीए के हिसाब से गॉल ब्लैडर इज अ मेरिडियन, इट्स नॉट एन ऑर्गन हियर। हम हमेशा हर चीज को एक ऑर्गन के हिसाब से नहीं, सीए में हर चीज को एक मेरिडियन के हिसाब से देखते हैं। तो आप देखेंगे गॉल ब्लैडर मेरिडियन यहाँ से कहीं से स्टार्ट होके सर में 3-4 चक्कर काटती है, फिर वो प्रैंक एरिया से, अगर हमारे प्रैंक एरिया से अगर कोई मेरिडियन एक्सैक्ट प्रैंक एरिया से निकल रही है तो वो गॉल ब्लैडर है। फिर वो धीरे धीरे हमारे
पैर में चली जाती है। 45 पॉइंट्स है इसमें या 44 इसमें 44 पॉइंट्स है, ठीक है ना। और इसकी एनर्जी भी विंड है बिकॉज ऑफ सेम एज लीवर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसका होता ये करते कैसे, काम क्या होता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। देखिए क्योंकि वो सर से रिट्रीट होके जा रही है तो डिसीजन टेकिंग पावर ये सब में गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब हम रिलेट करते हैं। देखिए गॉल ब्लैडर जो चैप्टर मैंने 3 बार पढ़ा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है ना वो फिजिकल वर्क नहीं कर रही है, इसका सारा काम मोस्टली मेटाफिजिकली है। तो मेटाफिजिकल को समझना, इस हमने आयुर्वेदा में समझा है, मेटाफिजिकल को समझना और उसको डायग्नोस करना इज मोर टफर देन डूइंग द फिजिकल। वो तो दिख जाता है, फिजिकल तो दिख जाता है, इजीली हो जाता है। मेटाफिजिकल छोटा होता है बट टफ, थोड़ा सा इजी, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी तो इजी, ऑल्दो इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने से इजीली समझ आ जाएगा। तो अब देखिए गॉल ब्लैडर का लिखा है अपराइट ऑफिशियली दे टेक डिसीजंस। गॉल ब्लैडर डिसीजन लेने में क्यों हेल्प करता है? लीवर बनाता है प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम 5-6 प्लान्स बनाते हैं, 5-6 प्लान्स बनेंगे। देखिए प्लानिंग एंड डिसीजन टेकिंग में फर्क होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लीवर एंड गॉल ब्लैडर के फंक्शन को समझते हैं। लीवर लेता है डिसीजन, प्लानिंग करता है। क्योंकि लीवर प्लानिंग क्यों करता है? लीवर का काम प्लानिंग करने का वैसे ही है कि किस ऑर्गन को कितनी एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, चीख कितनी पहुंचानी है, ब्लड कितना पहुंचाना है। दोनों वे में आप सीए के हिसाब से देखो या मेडिकल साइंस के हिसाब से देखो, ब्लड कितना पहुंचाना है ये लीवर का काम है। किस केमिकल को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है ये लीवर का तो डिसीजन टेकिंग प्लानिंग करनी पड़ती है उसको सबको देख के। सेम वे चीख को कहाँ पे कितना पहुंचाना है ये प्लानिंग करने का काम लीवर का होता है। तो प्लानिंग तो हम अगर आप देखोगे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान्स करते हैं, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना और उनमें से कौन से को यूज करना है ये काम होता है गॉल ब्लैडर का, दैट इज कॉल्ड डिसीजन टेकिंग। तो ये फर्क होता है प्लानिंग एंड डिसीजन टेकिंग में। तो अब आप समझ गए होंगे कि लीवर और गॉल ब्लैडर के काम में कितना फर्क होता है, कि वो 4-5 प्लान्स बनाता है और गॉल ब्लैडर बताता है कि इन 4 में से ये सही है, हमको इस सिचुएशन में ये प्लान इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ये होता है प्लानिंग और डिसीजन टेकिंग का फर्क। तो ये होता है, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है लीवर एंड गॉल ब्लैडर में फर्क। प्लानिंग करता है लीवर एंड डिसीजन टेकिंग करता है गॉल ब्लैडर। अब ये स्टोर एंड एक्सक्रीट बाइल। अब देखिए फर्स्ट जो है स्टोर एंड एक्सक्रीट बाइल। अब क्या करता है लीवर, बाइल जो होता है बन के गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, लीवर गिव्स द एनर्जी टू वर्क द अदर ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए लीवर एनर्जी दे रहा है। तो लीवर ची अगर स्टेगनेंट होती है या स्टेगनेंट हो रही है तो बाइल गॉल ब्लैडर से निकलने में तकलीफ होता है। अब बाइल को गॉल ब्लैडर से निकलने में तकलीफ हो रही है तो स्टमक की कैपेसिटी भी कहीं से, क्योंकि स्टमक से जो खाना आया है स्टमक से नीचे आया है, अब वो स्टमक को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। उसके कारण क्या होता है, नोजिया, ब्लीचिंग और ये सब होता है। तो जब अगर स्टमक ची की डेफिशिएंसी लग रही है और हमारे स्टमक ची से इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हमको गॉल ब्लैडर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट, मैं थोड़ा सा जो मैं जनरली करती हूँ, मैं गॉल ब्लैडर पे ऑर्गन सोर्स टाइम पे कलर लगाने की कोशिश करती हूँ। वो मेरे को थोड़ा सा सेफेस्ट लगता है कि अगर नहीं भी है तो कलर से तो एनर्जी आ रही है। कलर वाली जो थेरेपी मुझे कभी, और ऑर्गन क्लॉक टाइम के हिसाब से, नॉर्मल नहीं, ऑर्गन क्लॉक टाइम पे जो 2 घंटे वाली जो टाइम पे होते हैं ना, सर भी बोलते हैं किडनी पे 5 से 7 आप ब्लैक कलर लगा के रखिए, K10 पे बहुत असर करता है और रियली असर करता है। सर का भी आप कल का किडनी वाले में देखा होगा, सर ने डेफिनेटली बोला होगा K10 पे 5 से 7 कलर लगाइए ब्लैक और K3 पे 5 कलर लगा के रखिए। ब्लैक कलर असर करता है। इन द सेम गॉल ब्लैडर का कलर है ग्रीन, वो लगाइए ऑर्गन क्लॉक टाइम पे। ऑर्गन क्लॉक टाइम में 11 to 1 उस पर ग्रीन कलर से थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये दूसरा मैंने आपको समझाया है, अभी आपको जस्ट कि कैपेसिटी टू टेकिंग डिसीजन, अभी मैंने आपको समझाया डिसीजन टेकिंग एंड उस पर फर्क क्या होता है। अब देखिए इसमें एक और चीज जो इस टॉपिक में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट दी हुई है, अगर गॉल ब्लैडर डिफिशिएंट होएगा ना तो क्या होएगा ना, अगर गॉल ब्लैडर सही है, बेसिकली अगर आप समझिए सब ऑर्गन सही है तो आदमी में कॉन्फिडेंस आएगा, वो सब कुछ सही से करेगा। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर का बड़ा काम क्या है, गॉल ब्लैडर सर से चल रहा है, हमेशा जीबी को जब भी याद रखो तो जीबी के लिए एक चीज याद रखना चाहिए, जीबी सर पे चलती है। एक मेरिडियन है चर के 4-5 चक्कर कर दे, मतलब बेसिकली सर के सारे जो भी लोब्स हैं वो उसको कवर कर रही है। कोई मेरिडियन एक बार में क्रॉस करी तो एक लोब पर्टिकुलर को कवर करेगी, लेकिन जीबी 4 चक्कर लगा रही, 3 से 4, तो सारे लोब्स को मोटा मोटी वो कवर करती है, ठीक है ना। तो एक और चीज देखिए,
कि अगर वो सही है तो उस इंसान में डिसीजन टेकिंग पावर होगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो ट्रेम्ड होगा, मतलब वो डरेगा, इजीली डर जाएगा, शाय होगा, नर्वस होगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, करेज ही नहीं होगा। गॉल ब्लैडर स्ट्रांग है तो करेज है, और डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, अगर वो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, करेज नहीं है, तो क्या है, शाय है, नर्वस है ना, कि क्या करूं क्या नहीं करूं, नहीं समझ पा रहे, तो नर्वस ही होता है ना जो इंसान ये डिसीजन नहीं ले पाता है। और एक और चीज, हमारे आयुर्वेदा में भी बोलते हैं ना, ये फिंगर है गॉल ब्लैडर की, इस पे नींद नहीं आ रही तो या मेथी पत्ती लगा लो, नींद आ जाती है, टेंशन में हो तो यहाँ मेथी पत्ती लगा लो, टेंशन खत्म हो जाती है। बिकॉज जीबी इधर भी हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, जीबी को हम जीबी यूज करते हैं सीए की, वर्क करते हैं आयुर्वेदा पे। यहाँ पे हम मेथी पत्ती लगाते हैं, टेंशन खत्म हो जाए, रिलैक्सेशन फील होता है। और एक और, अब देखिए इसमें एक और बता रहा है, हार्ट डेफिशिएंसी किसी कारण से, देखिए हार्ट डेफिशिएंसी नहीं वर्क कर पा रही है तो आप 25 गॉल ब्लैडर को भी करें। खेमका सर भी मैंने अभी सुना था 2 दिन में, 2-3 दिन पहले खेमका सर भी बोलते थे, अगर कोई प्रोटोकॉल 10-15 दिन में असर नहीं कर रहा है तो पेशेंट को वापस बुलाइए और प्रोटोकॉल चेंज करिए। तो अगर हार्ट डेफिशिएंसी हार्ट के पॉइंट से नहीं हो पा रही है तो गॉल ब्लैडर पे वर्क करने से भी होते, बिकॉज हार्ट इज द हार्ट में ब्रेन का स्टे रहता है, ये हार्ट वाले चैप्टर में जिसने समझा होगा उसमें बताया होगा। इसलिए अगर हार्ट में वर्क नहीं हो पा रहा है, डेफिशिएंसी की कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो गॉल ब्लैडर पे एक बार वर्क करके देखना चाहिए। और कलर लगा दीजिए ना, हार्ट के साथ एक कलर ही तो बात है, उसको समझा दीजिए, ऑर्गन क्लॉक टाइप पे उस टाइम पे कलर लगा देंगे तो वो भी असर होता है। गॉल ब्लैडर कंट्रोल्स मसल, देखिए GB34 जो टेटाइज 7-1 में दिया हुआ था ना, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है मसल्स एंड टेंडन्स के लिए, ये भी दिया हुआ है आपको, हमने टेटाइज 1 में पढ़ा था। क्योंकि गॉल ब्लैडर, लीवर nourishes मसल्स एंड गॉल ब्लैडर गिव्स द प्रॉपर मूवमेंट। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको नरिशमेंट जो होता है, एनर्जी सब कुछ लीवर दे रहा है, नरिशमेंट इज एनर्जी, एनर्जी दे रहा है लीवर, बट मूवमेंट्स के लिए कैपेसिटी कौन दे रहा है, गॉल ब्लैडर। ये थोड़ा सा ना चीजों में डिफरेंस, बेसिकली लीवर एंड गॉल ब्लैडर देखिए, और हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ में काम करेंगे तो घर अच्छे से चलेगा। इन द सेम वे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी पेयर ऑर्गन्स है, अच्छे से काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे तो बॉडी ठीक से चलेगी। इन द सेम वे लीवर एंड गॉल ब्लैडर भी अगर साथ में काम करेंगे तो सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। इसीलिए तो हमेशा एक हो ना, वो एक पॉइंट से लीवर से एनर्जी गॉल ब्लैडर में चली जाती है, इसीलिए होता है। एंड अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। एक तो मैंने आपको बताया था कि बाइल सिक्रेट कर रहा है, एक डिसीजन लेता है, एक प्लानिंग करता है। अब फूड, अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लीवर के बारे में कि ग्रीसी फूड एंड फैटी फूड गॉल ब्लैडर को डिस्टर्ब करता है। देखिए 2 चीजें होती है, मैंने कहा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर का बाइल जाता है, सही बात है, एक लिमिट के ऊपर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आजकल क्या हो रहा है ना, हम डाइटिंग तो पूरी करते हैं, डाइटिंग के नाम पे पूरा करते हैं, और हफ्ते में एक बार होटल जाके खाते हैं, होटल में सारे जो ग्रीसी फूड, वो जो ग्रीसी फूड होता है हमको पता भी नहीं उसका ग्रीस कैसा है, उससे क्या होता है, जल्दी गॉल ब्लैडर को डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको उतना बाइल तो उसके पास भी नहीं है ना, उसकी भी तो एक कैपेसिटी है, बाइल उसके पास एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा देते तो डिओडिनम अल्टीमेटली, देखिए ये सब रिलेटेड होता है। फैटी फूड ज्यादा क्या, गॉल ब्लैडर में प्रेशर आ रहा है, भाई बाइल ज्यादा सिक्रेट करो, गॉल ब्लैडर के पास बाइल है ही नहीं, वो क्या करेगा, वो स्ट्रेस में आ जाता है, इसलिए वो गॉल ब्लैडर को डिस्टर्ब करता है। तो एक लिमिट पे सब कुछ सही, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। इमोशन, कौन से 2 इमोशन, अगर एंगर सप्रेस हुआ है, एंगर सप्रेस होने से कहीं कहीं हार्ट पे भी इफेक्ट आता है, कहीं कहीं गॉल ब्लैडर पे भी इफेक्ट आता है। हार्ट फायर रेजिंग में भी एक ये मेरे को पढ़ा था, मेरे को ध्यान है, हार्ट का देखेंगे तो आपको पढ़ेंगे, उसमें भी हार्ट पे भी है, गॉल ब्लैडर में। इसीलिए कोई चीज को प्रॉपरली ये बाइफरकेट नहीं किया जाता है, 5-6 सिम्टम्स को मिला के डिसीजन पे आया जाता है कि क्या चीज को हमको वर्क करना है। और 2 प्रोटोकॉल्स में देखिए, एक प्रोटोकॉल पूरा लेके दूसरे का थोड़ा सा यूज करना, जैसे अभी मैंने आपको समझाया हार्ट डेफिशिएंट है तो गॉल ब्लैडर पे भी थोड़ा सा ध्यान चला जाता है। मेरे को लीवर ब्लड डेफिशिएंसी थी, मेरे को लंग्स पे असर, मेरा लंग्स में मुझे फर्क लगा तो मैंने लंग्स को भी यूज किया हल्का सा, और मैं स्प्लीन को हमेशा यूज करती हूँ जब भी मैं लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट यूज करती हूँ, तो जस्ट कलर से भी करती हूँ। तो हर पेशेंट अलग है, भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया, हर पेशेंट अलग है, तो हर का ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है, हर को सब हर चीज इसमें देखिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेट अवे जैसे
मेडिकल साइंस में क्रॉसिन दो ठीक हो गया, एंटीबायोटिक दो ठीक हो गया। इसमें और सीए में और ए में इसीलिए सब कुछ एक जैसा नहीं है। वी हैव टू स्टडी द पेशेंट, वी हैव टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग, टंग वंग बहुत चीजें देख के फिर हमको डिसीजन पे आना पड़ता है, बिकॉज इसमें हर चीज के अपने अलग प्रोटोकॉल्स है एंड मिक्स एंड मैच करके प्रोवोकेशन कॉम्बिनेशन से मिक्स एंड मैच करके हमको प्रोटोकॉल्स खुद बनाने पड़ते हैं हमको। इसीलिए देखिए ना खेमका सर ने, आप स्टार्टिंग में अगर चैप्टर 7 देखेंगे तो आपको इतना नहीं दिखेगा। अब ये पीछे के चैप्टर्स आप देखेंगे ना, खेमका सर ने हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इस पॉइंट को हम अवॉइड कर सकते हैं या पिछले वाले एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इस पॉइंट को इस प्रोटोकॉल में ऐड कर सकते हैं, तो खुद का जजमेंट लेना पड़ेगा हर चीज में, ठीक है। सीजन्स, dampness, external dampness and heat increase the dampness है, heat है तो गॉल ब्लैडर में dampness और heat बढ़ती है and dampness and heat anywhere is infection। लेकिन मेरे if I'm not wrong, गॉल ब्लैडर में और किडनी में अगर dampness and heat बढ़ती है तो स्टोन्स में क्रिएट करती है ज्यादा देर तक dampness है, बिकॉज गॉल ब्लैडर में बाइल है। बाइल बहुत देर तक कहीं पे भी आप कोई चीज पड़ी है उसको हीट दोगे तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होने लगती है। तो ये बाइल जो है इसमें कुछ तो केमिकल्स हैं, सेम वे किडनी में जो कुछ है उसमें कुछ तो केमिकल्स हैं, उधर हीट देते जा रहे तो वो सॉलिडिफाई होने लगता है। तो इसलिए आप देखिए करिए, ये जो तीन जो अपने ऑर्गन्स है जहाँ सबसे ज्यादा लिक्विड बढ़ रहा था, हार्ट को वी कांट कंसिडर हार्ट, बिकॉज हार्ट का जो ब्लड है वो सर्कुलेशन होता रहता बहुत स्ट्रांगली। बाकी गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रहा है, किडनी में हो रहा है थोड़ा सा, किडनी से ज्यादा स्टोन होता है यूबी में, बिकॉज वहां पे यूरिन स्टोर हो रहा होता है। इन 3 जगह पे आप हमेशा देखा करिए, स्टोरेज जहाँ पे भी है वहां पे स्टोन्स की क्रिएशन फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हीट सॉलिडिफाई करने लगती है चीजों को, डैम्पनेस हीट सॉलिडिफिकेशन रेगुलेट कर देती है और इन्फेक्शन करती है, दैट्स अ अलग थिंग। गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। अब ये छोटा सा हम देखते हैं, गॉल ब्लैडर में 2 तरीके की मेन डिजीज होती है। एक्सेस टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीज, ह्यूमिड हीट इन गॉल ब्लैडर। एक्सेस हो जाएगा तो ह्यूमिड हीट हो जाती है। ये हीट कहाँ से आती है, अब ये भी देखिए एक चीज, ह्यूमिडिटी वी नो ह्यूमिडिटी इज बिकॉज ऑफ बाइल विच इज लिक्विड होता है, बाइल लिक्विड फॉर्म में। हीट आती है लीवर से, लीवर के एकदम अटैच्ड है गॉल ब्लैडर, एकदम पास में एकदम अटैच्ड है। तो जब वो इतना पास में अटैच्ड है ना, तो वो क्या करता है ना, लीवर में हमने 5 जस्ट लेट यू, हमने 4 से 5 सिम्टम्स वही देखे थे कि लीवर विंड नहीं, लीवर हीट राइजिंग अप, लीवर यांग डेफिशिएंसी देखा था कहीं पे, और 3-4 हमने ऐसे सिम्टम्स देखे थे दैट वाज लीवर दैट वाज शोइंग कि देयर इज अ हीट। तो लीवर में क्योंकि इतने केमिकल्स रिएक्शंस होते रहते हैं, तो लीवर में ह्यूमिडिटी इन द लीवर एंड जीबी, तो लीवर में हीट जनरेट होती रहती है। और वो हीट गॉल ब्लैडर में, क्योंकि जब वो बाइल भेजता है, बाइल में भी वो हीट आती होगी ना डेफिनेटली लीवर से सबसे ज्यादा। अगर मेटाफिजिकली तो फिजिकली अगर कुछ आ रहा है, दे रहा है लीवर फिजिकली किसी को दे रहा है, ब्लड में देता है, ब्लड थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन ब्लड क्या होता है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, तो वो जहाँ पे कहीं पे ठंडक होगी ना, वहां से वो ठंडक लेके अपने आप को मेंटेन कर लेता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में वो जो बाइल से भेजा वो स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर हो रहा है, तो बाइल के साथ में अगर लीवर की जो हीट गॉल ब्लैडर में आई है वो भी स्टोर हो रही है, इसलिए हीट गॉल ब्लैडर में लीवर से आती है, वो स्टोर हो जाती है, इसलिए जीबी में ह्यूमिड हीट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीजेस, गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट होता है कभी कभी। अब हम दोनों डिसीजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सर एक सेकंड, आज तो क्लास थोड़ी जल्दी खत्म होती दिख रही है, थोड़ा सा ही बचा है सर, कुछ और लेना है इसके साथ? ठीक है सर आप म्यूटेड हैं। हाँ सर बोलिए। सर ये तो अभी करा दूंगी, इतनी ये अभी पढ़ा रही हूँ, इसके बाद लग रहा है क्योंकि ये तो अभी तो कुछ और लेना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा क्या? हाँ वही लग रहा है, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, 10 जल्दी 10 खत्म कर लो तो आरबीआई बता देंगे। ठीक है सर, बेटर, ठीक है सर, थैंक यू सर।
अच्छा अभी मैं रुकती हूँ यहाँ पे, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और मैं बोल रही हूँ मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहती है, तो बीच में भी किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज हैंड रेज करके या अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बीच में कुछ पूछ लिया करिए, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है। किसी को कुछ पूछना है? मैम ये जैसे मांसपेशियों पर नियंत्रण है, तो जैसे ये स्किन पे जो मतलब अब जैसे एज बड़ी हो जाती है तो जल्दी एज पे वो स्किन पे वो झुर्रियां सी आने लग जाती है, तो ये जीबी की वजह से ही होता है? झुर्रियां मतलब मतलब रिंकल? हाँ, रिंकल्स से आने लगते हैं ना। वो रिंकल्स मेरे हिसाब से गॉल ब्लैडर, एक तो देखिए खेमका सर ने एक चीज समझाई थी बहुत अच्छी। खेमका सर का अगर आप इसी में आप इसी में पढ़िए, एक पोयम आई हुई है एज साइकिल के लिए कि 8 साल तक मेंसेस आए, बच्ची होते हैं, फिर वो एक एज होता है ना हमेशा। मैं एक सेकंड आपको पेज नंबर निकाल के दिखाती हूँ। कौन नंबर है? 12 हाँ 12 नंबर पेज पे पहले वो जीवन साथी जो है ना। हाँ 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 एग्जैक्टली वो दिया है ना। तो हमको सबसे हाँ, पहले क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेट करना पड़ेगा कि भैया एज क्या है। वो अगर जैसे इस एज के बाद तो रिंकल्स आएंगे ना, पर क्योंकि उसमें 64वीं जीवन के उम्र में जीवन सूखने ये लग जाता, बाल हाँ बाल एग्जैक्टली गिरने एग्जैक्टली लग जाते, एग्जैक्टली बुढ़ापा आने लगता। हाँ। तो उम्र अगर के वो कुछ एज प्रभाव फैक्टर का है अभाव में तो, तुम्हारे पास रोगी और जीवन की इनका स्थिति हाँ उसी यही है। अनुरूप चिकित्सा होगी। मतलब एज भी जब 64 हो गई है तो अब उसमें मतलब रिंकल्स आने ही आने टिश्यू हैं। टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, कम टिश्यू होते हैं, डैमेज होंगे। ये मैंने नोटिस किया है कि जैसे ना मतलब कईयों के बहुत कम ना के बराबर ही होते हैं, तो इसलिए मैं वो देखिए इसलिए बोलो, देखिए इसका देखो रीजन ये भी तो ना, किडनी का एसेंस कितना है और वो इंसान स्ट्रेस कितना ले रहा है। और मैंने अभी एक चीज बोली, हर इंसान का फॉर्मेशन अलग सब कुछ है। वो इंसान, देखिए मैं तो एक चीज जानती हूँ, और एक मैंने जो नोट किया ना, स्किन, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूँ ना, हमेशा एक बात सुन के एक डिसीजन में नहीं लाते। स्किन का रिलेशन लंग्स से भी है, मैं बार बार बोलूँ ना। ऐसा है पूर्वा, ऐसा है। देखिए मैडम, आपने पढ़ा होगा स्प्लीन की जो कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है। स्प्लीन क्या करता है, होल्ड करता है। कोई भी चीज जो होल्ड नहीं हो रही है, कोई भी चीज, आप उसको समझिए चाइनीज का, कोई भी चीज जो होल्ड नहीं कर पा रहा है उसका कारण पहला स्प्लीन है। ठीक है। दूसरा आपका दूसरा ऑर्गन जो होगा, दूसरा लीवर हो सकता है, तो पहला क्या होगा, बोलिए वो म्यूटेड है सर। स्प्लीन, पहला स्प्लीन, बोलिए पहला क्या होगा। स्प्लीन। पहला स्प्लीन, स्प्लीन होल्ड कर रहा है, चाहे वो अंदर मतलब रक्त मतलब ब्लड कहीं होल्ड करना हो, चाहे स्किन को होल्ड करना हो, चाहे स्टमक को होल्ड करना हो, चाहे यूरिन को होल्ड करना हो, चाहे वेन्स को, वेरिकोज वेन्स को होल्ड करना हो, इन सब की होल्डिंग के लिए पहला जिम्मेदार है स्प्लीन। वो पहला जो कंडीशन है ना 7 उसमें जो एनर्जी पैटर्न है वहां पर पढ़िए, शुरू के चैप्टर 4 5, ठीक है, 4 5 6 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको पढ़िए। वो एक्चुअली क्या बोलता है, होल्डिंग कैपेसिटी उसकी है, तो आपको स्प्लीन का हमेशा टोन करना पड़ेगा। स्प्लीन तो वैसे भी मैं बताऊँ एक एज के बाद धीरे धीरे टोन रखना है, जैसे हाँ, किडनी को और करते हैं, वैसे अगर स्प्लीन को टोन करते हैं। स्प्लीन यांग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, किडनी यांग से। तो स्प्लीन को की को आप हमेशा टोन करिए, नंबर 1 K3 को। दूसरा, अगर स्प्लीन कौन सा करना काम करेंगे? SP3 SP3 पे जनरली देखिए, मैं तो स्प्लीन के लिए क्या करती हूँ, SP3 पे 9 बजे येलो कलर लगा लेती हूँ, बहुत इफेक्टिव होता है। और SP6 पे मैग्नेट लगाइए। तो SP3 को जब आप टोन करेंगे या उसके पूरा प्रोटोकॉल लगा दीजिए, स्प्लीन डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन नॉर्मली जो है वो भी तो एनर्जी ले रही है, और आप जो खा पी रहे हैं और बॉडी में रिजनरेशन नहीं हो पा रहा। देखिए बात की टीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्शन जो है, सेल का प्रोडक्शन, अगर आप मॉडर्न साइंस बात करें, सेल का प्रोडक्शन 5 हो रहा है, तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो 6 हो रहा है, तो एक डाउन हो रहा है, एक कम हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर ऑर्गन में हो रहा है। इसलिए आपको स्प्लीन को हमेशा टोन करना चाहिए। स्प्लीन, किडनी, ये सब
बनाने के लिए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, अब आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी किडनी को आपको टोन करना है, तो भी आपको स्प्लीन को टोन करना है। और फिर आप जो दूसरे, अगर स्प्लीन टोन रहेगी तो आपको एक और पॉइंट है, आपको लीवर आपका कभी अटैक नहीं कर पाएगा स्प्लीन और स्टमक पर। स्प्लीन की एनर्जी ठीक होगी तो अटैक नहीं कर पाएगा। जहां कमजोर देखता है लीवर अटैक कर देता है, और अटैक कर देगा तो लूज मोशन हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, उसकी एनर्जी ऊपर को जानी चाहिए, उसकी एनर्जी नीचे को जाने लगेगी और डायरिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ मैडम पूरा। सर आकाश तत्व क्यों, कैन वी नॉट इंक्रीज आकाश तत्व टू फॉर दिस स्किन प्रॉब्लम? मैं इसमें एक और ऐड करूंगी। नहीं, कलर में कैन वी नॉट ऐड आकाश तत्व को बढ़ाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। स्किन के लिए आप आकाश में वो जो विपग्योर का वी है ना, वर्टिको भी यूज कर सकते कलर। देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, बहुत एक ही चीज के बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप एडी मेरिडियन में स्किन मेरिडियन पॉइंट क्या है? सही बोल रहे हैं। आकाश का स्किन को, आकाश का भी तो स्किन है ना, आकाश भी तो स्किन है, नंबर 1 का एडिशनल पॉइंट। गोपीनाथन जी, गोपीनाथ जी देखिए, जब हमने अभी कहा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चाइनीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज की बात कही, वहां हम लोग आकाश की बात करेंगे। प्रोटोकॉल बहुत है हमारे पास, ओके है ना। अभी तो वहाँ अभी आप और थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ जेडी मेरिडियन है। स्किन मेरिडियन भी तो है सर, स्किन मेरिडियन पे भी वर्क कर सकते हैं। जेडी है, स्किन है, सब में तमाम मेरिडियन है। स्किन पे वर्क करने से भी नहीं, ऑन द कॉन्ट्री मैं सही बताऊं, स्किन मेरिडियन पे वर्क करने से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। आप जो रिंकल्स की प्रॉब्लम बता रहे थे ना, आप स्किन मेरिडियन पे वर्क करिए, उस पे भी बहुत, सीएमपी पॉइंट पे जस्ट मेथी लगाइए, बहुत अच्छा असर आता है। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ, और किसी कुछ पूछना? सर रिब्स में प्रॉब्लम है। आई हैव पेन इन दी लास्ट 2 रिब्स फॉर अबाउट 4 years. Is it related to liver? Pardon? माइल्ड पेन है रिब्स में, RIBS रिब्स क्या बोलते हैं? देखिए सर, ऐसा है, देखिए अब अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे ही जब आप प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो आपको अपने बारे में एक पर्टिकुलर चीजें हैं कि हम जो जानना चाहेंगे, आप पानी कितना पीते हैं, आप सवेरे कितना जगते हैं, कितनी बार सोते हैं, कितना आपका भोजन कितना, मतलब खाना कैसे खाते हैं, आपको रात में सोते कितना है, आपकी एक्टिविटी क्या है, ये सब, फिर आपका स्वाद क्या है, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, ये सब पैरामीटर्स हमारे हैं। हम लोग ये जो जनरल, जैसे आप कह रहे हैं, ये हो सकता है कोई क्रॉनिक चीज हो। अगर ये कोई क्रॉनिक चीज है तो क्रॉनिक चीज आज डेवलप हुई नहीं है, एक्यूट नहीं है ना, ये क्रॉनिक है। कोई चीज पहले तो 3-4 साल से डेवलप हुई है, तो 4 साल से आपके एलिमेंट कोई चीज हो, तो उन सब चीजों की जानकारी किए बिना हम लोगों को नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं बताना चाहिए। वैसे तो आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिब्स के लिए गॉल ब्लैडर मेरिडियन इज जिम्मेदार। ठीक है, उससे मेथी लगा के देखिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे फर्क आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे पैरों में जीबी की स्टार्टिंग, लेकिन सिडेट करने से दर्द बढ़ जाए तो टोन कर लीजिएगा। मेथी लगा लो तो बैलेंसिंग ही हो जाएगा। मेथी लगाइए। अगर सिडेशन टोन करना है तो पहले आप सिडेट करिए, सिडेट करने से दर्द बढ़ जाए तो टोन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एनर्जी कम हो गई हो। नॉर्मली हम खुद मानते हैं एनर्जी बढ़ी है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में एनर्जी घट जाती है। ओके, यस। अब हम स्टार्ट करें। आपको वैसे भी गोपीनाथ जी, आपको एलयू को और एसपी को टोन करना चाहिए। एलयू 9, SP3 और 6 एंड SP3 ये आपको टोन करना चाहिए। जनरली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किडनी तो कर ही रहे होंगे। K3, एलयू 9 और SP3, ये तीनों टोन आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो भी एजिंग प्रोसेस में है उसके 3 ही डिफिशियंसी होती है। ये नॉर्मल यही लंग्स
बहुत बाहर के आक्रमण के लिए, स्प्लीन आपको ओरिजिनल ऊर्जा देने के लिए, और की जो है आप किडनी वाली है वो ऑलरेडी जो है स्टोर्ड जो है उसको ठीक से बैलेंस करने के लिए। ये 3 आपको करना चाहिए। और उससे कब कम बनेगा, कब कम बनेगा, तो चेस्ट की प्रॉब्लम कम होगी। और बंद कर लें। किसी को कुछ और पूछना? आगे कंटिन्यू, चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। और बंद कर लें। सबमिट कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सेस पैटर्न को समझते हैं। एक्सेस पैटर्न से ह्यूमिड हीट होता है। ह्यूमिड हीट अगर बहुत दिनों तक रह जाती है तो वो जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप उसको उल्टा लीजिए। अगर किसी स्थान की स्टोन फॉर्मेशन हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी ह्यूमिड हीट है। और एक और चीज, ह्यूमिडिटी मीन्स ह्यूमिडिटी का भी, जैसे सर बता रहे ना, किसी को होल्ड करने का ऑर्गन स्प्लीन होता है। इन द सेम वे अगर बॉडी में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो उसका 75% फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिडिटी इज फ्लेम का फॉर्मेशन स्प्लीन के कारण होता है। स्प्लीन डेफिशिएंट होती है तो फ्लेम फॉर्मेशन बॉडी में होता है, क्योंकि फ्लेम अगर स्प्लीन ठीक से वर्क करोगे, फ्लेम अगर, और वो भी स्टमक वाला जो होता है, डायफ्राम के नीचे वाले एरिया में अगर ह्यूमिडिटी या फ्लेम हो रहा है तो जनरली काम स्प्लीन का होता है। और नीचे भी किडनी, ऊपर लंग्स का। ये बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अगर हमारे ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है या फ्लेम क्रिएट हो रहा है तो हमको स्प्लीन पे ध्यान जाना चाहिए। हमारा, मेरा कहने का एसेंस ये था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सेस पैटर्न में जनरली क्या होता है, ह्यूमिड हीट लीवर से आ रही है, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है, और बॉडी में बाहर भी ह्यूमिडिटी है बिकॉज ऑफ फ्लेम विच इज देयर बिकॉज ऑफ स्प्लीन, तो वो और क्रिएट कर रहा है। तो क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम पेन एंड डिस्टेंशन, सर में टेम्पोरल पेन, मतलब दोनों साइड में पेन, उल्टी आना, नोजिया, चक्कर आना, इनडाइजेशन क्यों? बिकॉज जो ह्यूमिडिटी है वो बाइल को सिक्रेट करने में हेल्प नहीं करता। मतलब वो वहां पे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो बाइल नीचे जा नहीं पाता है। बाइल नीचे नहीं जाएगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके कारण भी बहुत बार ये इनडाइजेशन इसके कारण भी होता है। ह्यूमिडिटी मीन्स कंडेंसेशन हो रहा है ना कुछ चीज, जितना अगर फ्लो एक लेवल पे रहेगा तब तो सही है। फ्लो कम हो रहा है, मतलब वो कंडेंस कर रहा है उस चीज को, तो भी हमको प्रॉब्लम होगी। फ्लो रुक रहा है, इसके कारण बाइल नीचे नहीं जा पा रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम। येलो कलर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, मैंने बताया ना थोड़े दिन बाद गॉल ब्लैडर स्टोन, फीवर, बुखार का रीजन मैंने हमेशा 2-3 बार कल ही बोली हूँ। बुखार का रीजन है ह्यूमिडिटी एंड हीट। खेमका सर हमेशा बोलते थे। देखिए मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैंने खेमका सर को सुना, बट मैंने मेरे गुरु से ही सुना। खेमका सर ने हमेशा एक ही बात बोली, ह्यूमिडिटी एंड हीट मीन्स इन्फेक्शन। वो आज नहीं तो कल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इन्फेक्शन होएगा तो फीवर आएगा। इन्फेक्शन का सेकेंड इन्फेक्शन है, फीवर है मतलब इन्फेक्शन है। माइग्रेन, सर में दर्द, बिकॉज हीट सर पे चढ़ रही है, लीवर थ्रू या किसी भी कारण से हीट सर पे चढ़ रही है। थर्स्ट, बट प्यास लग रही है लेकिन पानी पीने का मन कर रहा है। प्यास इसलिए लग रही है कि हीट जला रही है, गर्मी क्रिएट कर रही है तो प्यास लग रही है, लेकिन अंदर ह्यूमिडिटी है, पहले ही मॉइस्चर है, तो पानी पीने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पानी अंदर ऑलरेडी है, लेकिन गर्मी के कारण प्यास लग रही है। टेस्ट बिटर, बाई के कारण। स्कैंटी लीवर, यूरिन, क्योंकि ह्यूमिडिटी ने, हीट ने पैसे ही सब कुछ जला दिया है, तो यूरिन कहाँ से तेज हो ज्यादा होगा। येलो कलर इन यूरिन, बिकॉज स्कैंटी लीवर यूरिन जब भी होता है येलो कलर यूरिन में आता है, इसलिए। डार्क रिंग्स अराउंड द आईज, आईज के चारों तरफ डार्क कलर का रिंग्स हो जाएंगे वो, ठीक है। टंग कैसे होगी, थिक कोट, येलो कोटिंग, थिक येलो कोटिंग, या तो पूरे दोनों साइड में होगी या फिर गॉल ब्लैडर वाला साइड कौन सा था हमने कल डिस्कस किया था, राइट साइड इज गॉल ब्लैडर, राइट साइड में होगी या दोनों साइड में हो सकती है। ज्यादा राइट साइड में होगी क्योंकि गॉल ब्लैडर अफेक्टेड है, लीवर लेफ्ट साइड का हो गया। पल्स वाइज, देखिए ये सब चीजें ना एक बेस से होता है। बाकी मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, हर इंसान का अपना एक तरीका भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया, हर इंसान का अलग तरीका, हर इंसान के शरीर एक अलग तरीके से वर्क करता है। तो इसके साथ प्लीज कोरिलेट एवरीथिंग एंड देन कम टू द कंक्लूजन। एक बात से कंक्लूजन पे नहीं आया जा सकता कभी भी।
ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही होगा, ऑल्दो मैं कम प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने अभी बताया था सर मैं हिंदी में नहीं पढ़ पा रही, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। ह्यूमिडिटी मैंने बताया ना, ह्यूमिडिटी बहुत देर तक रहेगी तो क्या फॉर्म होगा, हीट है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर में कुछ तो बाइल में कुछ तो मॉइस्चर है, कुछ तो केमिकल्स है, उससे क्या होता है स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन। और ये स्टोन देखिए इसमें लिखा है, देखिए एट फर्स्ट ड्यू टू स्प्लीन डेफिशिएंसी ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन द बॉडी। स्प्लीन डेफिशिएंट होता है तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, इसमें भी लिखा है, और ये आप बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देखिए ये टेटाइस 7 है ना, बाइबल है, पढ़ते रहिए, कुछ हर बार कुछ नया मिलेगा। थैंक्स टू सर कि मुझे ये टेटाइस 7 पढ़ाने का मौका देते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन इन गॉल ब्लैडर मैंने बताया ना, ह्यूमिडिटी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है गॉल ब्लैडर में और वो बाइल को नीचे आने नहीं देती है, तो वो उधर ही इकट्ठा होता है और फिर वो उधर इकट्ठा होते हैं, वो क्या उधर इकट्ठा हो रहा है, लीवर ने और बाइल बनाया, वो उधर नहीं आ पा रहा, तो लीवर के फंक्शंस में भी विशियस साइकिल है, एक ने दूसरे को असर किया तो दूसरा अल्टीमेटली मोर और लेस पहले वाले को भी असर करेगा, आसपास के सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, धीरे धीरे स्कैंटी यूरिन, येलो कलर यूरिन किडनी तक भी असर जा रहा है, सब जगह मोरलेस वो इनडाइजेशन, स्टमक पे असर, एसआई पे स्टमक पे असर, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मोरलेस सब पे थोड़ा बहुत असर आता है, बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स आर इंटर रिलेटेड, बॉडी में इंटर रिलेटेड ही है। मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम है कि एक डॉक्टर एक ही चीज के लिए है, लेकिन बॉडी अपनी शरीर, इसीलिए जनरल फिजिशियंस कोई भी कोई भी इलाज शुरू करवाने से पहले हम जनरल फिजिशियन को सबसे पहले दिखाते हैं, बिकॉज वो जानता है क्या इंटर रिलेशंस है सारी बॉडी के बीच में। और देखिए मैंने पढ़ाया था इसमें, और ये बुक भी बहुत कुछ इंटरलाइट सब्सटेंस में पढ़ाया था मैंने, कि स्टमक की ची नीचे जाती, स्टमक की ची नीचे जाती, मतलब स्टमक फूड के सब्सटेंस को भी नीचे भेजता है, इस ची को भी नहीं, और स्प्लीन की ची ऊपर जाती है लंग्स के पास। तो इन द सेम यहाँ पे भी दिखा है, ह्यूमिडिटी इन स्टमक ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ फ्लो चेन डाउनवर्ड्स, मतलब ह्यूमिडिटी अगर स्टमक में वो इधर से उधर भी चलेगी, स्प्लीन ने करी है तो स्टमक पे भी कुछ ह्यूमिडिटी आती है, और वो उससे क्या होता है वहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, और स्टमक की जो ची है या हमारा जो खाना, जो पचा हुआ खाना नीचे जाने लगता है, वो नीचे नहीं जाके वहां पे रुकता है वहां पे, तो वो ऊपर की तरफ, इसलिए ब्लीचिंग और वॉमिटिंग, सुअर टेस्ट, खट्टापन टेस्ट में, ये सब रीजंस इसके कारण से ये, और ज्यादा तकलीफ कुछ भी होगी तो बुखार क्रिएट होएगा ही, वो नीचे जाने की जगह, इसलिए नोजिया वॉमिटिंग होता है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी वहां पे भी स्टमक पे, मैंने कहा ना सब ऑर्गन्स रिलेटेड है, स्टमक में जाके उसको वो असर करता है, तो वो खाना नीचे जाने की जगह ऊपर से निकलने लगता है, कहीं तो निकलेगा बेचारा, तो ऊपर से निकलता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। और जब ये हीट गॉल ब्लैडर की वापस से इसमें लीवर की कराती है, तो बिटर टेस्ट, फीवर, एक्सेस थर्स्ट, डार्क कलर यूरिन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और अल्टीमेटली फीवर, बिकॉज हीट है, तो हीट क्या करे ना, अब वो हीट धीरे धीरे जब आवाज आ रही है ना सर मेरी? आ रही। हाँ, तो जब हीट ज्यादा बढ़ जाती yes. है तो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में घूमने लग रही है हीट, फीवर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब इधर तक किसी को पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेस क्या होता है, देखिए हमने एक बार ब्रीफ में हमने पहले भी पढ़ा था, हम वापस से पढ़ते हैं। एक और चीज देखिए, लीवर वैसे ही बहुत, और अगर हम बिना मतलब का उसको स्ट्रेस देते हैं, जैसे हम अल्कोहल भी लीवर को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उससे भी लीवर वर्क करना सबसे पहले, सिर्फ आप पहले, हम जब छोटे, मैं तो छोटी थी तब मैंने देखा था, और तो क्या पता मैं छोटी थी इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता होगा, लोग बाग बोलते थे कि अब बीमारियों का पता नहीं चलता था, ऐसा नहीं है, पता नहीं चलता था, लेकिन जो ड्रिंक करते थे जनरली बोलते थे उसका लीवर खराब हो रहा है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल नॉर्मल इंसान का भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस आता है। कुछ पूछना है? ये रणवीर जी है क्या? रणवीर जी आपने अनम्यूट किया अपने आप को, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज कुछ नहीं पूछ रहा तो म्यूट कर लीजिए, आवाज बोलिए। मैं बुखार में भी फिर गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों को देना पड़ेगा? सर मैं आपको एक ही बात समझा रही हूँ कि इस एक बात से कंक्लूजन पे मत आइए, बुखार बहुत कारण से होता है, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है,
गॉल ब्लैडर और लीवर में इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा। बुखार आया इसका ये मतलब ये उल्टा नहीं है। बुखार आया मतलब लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, उसके कारण भी, सर्दी के कारण भी बुखार आता है। उल्टा नहीं कि बुखार आया तो गॉल ब्लैडर के कारण आ रहा है। गॉल ब्लैडर के कारण बुखार आता है। बुखार के और भी बहुत सारे कारण हैं, ये उनमें से एक कारण है। ये बीमारी होगी तो ज्वर आ जाएगा, ये कह रहे हैं इसमें। हाँ, ये बीमारी इसमें होगी तो ज्वर जरूर आएगा। इन्फेक्शन ना, ह्यूमिडिटी इन्फेक्शन है ये। इन्फेक्शन और भी तो ऑर्गन पे हो सकता है, जी। तो आप बाकी ऑर्गन्स को भी चेक करिए और 5-6 सिम्टम्स देखिए। आप पेन कहाँ पे सिम्टम है, बताएगा ना, सिम्टम बहुत से मिलेंगे आपको, बहुत कोई सिम्टम्स symptom मिलेंगे। आएगा। जी। सर्दी है तो भी बुखार आएगा, वो लंग्स के कारण हो रहा है। खाना हजम नहीं हो रहा है तो भी बुखार आएगा, वो स्टमक का रीजन है। तो वी कांट कम टू ए कंक्लूजन लाइक दिस। क्या किसी को कुछ और पूछना? अब हम देखिए कॉजेज ऑफ द डिजीज। आपका एफिशिएंसी वाला रह गया। सर बनी एक बार कॉजेज देखना है, कॉजेज और प्रोटोकॉल देखना है। हाँ, तो ठीक। कॉजेज है इमोशनल एंगर सप्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने भी बताया था ना। ये क्या करता है, लीवर की ची को स्टेगनेट कर देता है और लीवर में हीट, जब भी लीवर में चीज स्टेगनेट होती है ना तो कुछ भी चीज रुकावट आएगी ना तो कुछ तो करेगी, तो हीट जनरेट करती है और हीट जनरेट करके वो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में वो हीट जाती है, इसलिए ये ह्यूमिड हीट क्रिएट होती है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ फैटी फूड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ आपको एक बार समझाया था। ह्यूमिड हीट बेटर, ये तीनों हमने भी पहले 2 मिनट पहले पढ़ा है और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कि ह्यूमिडिटी को हटाना और हीट को हटाना है, दोनों को हटाओ। ह्यूमिडिटी को हटाते नहीं, ह्यूमिडिटी को मूव करवाना है, मतलब ह्यूमिडिटी को मूव करवाना और हीट को हटाना है, ये करना है। ठीक है, तो करेक्ट फ्लो ऑफ लीवर ची का फ्लो ठीक करना है, वो तो डेफिनेटली कोई भी चीज में करना पड़ेगा। GB24 देखिए हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। GB24 इज अ फ्रंट शो पॉइंट और GB34 साथ में ऐड किया है। लीवर 14 लीवर का पॉइंट है, और जो हीट और लीवर 14 एंड UB 18, देखिए मैं आपको इतना, देखिए ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और हर मैं आपको बताऊंगी भी ना तो भी इतना नहीं, आप खुद पढ़ेंगे ना तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, ऑल्दो मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ, प्रोटोकॉल आपके सामने, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको समझाती हूँ। CV12 और UB20 ह्यूमिडिटी का मूवमेंट बढ़ाएंगे। CV12 एनर्जी देगा, तो एज अ एनर्जी पॉइंट CV12 से स्टमक की एनर्जी और वो सब है कुछ एक, ये भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और GB20 ह्यूमिडिटी का मूवमेंट करता है। GB24 फ्रंट शो पॉइंट है एंड GB19 इज अ बैक शो पॉइंट ऑफ GB ओनली। और दो हीट को हटाएंगे, क्योंकि फ्रंट शो पॉइंट एंड बैक शो पॉइंट बेसिकली हीट को क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की वर्किंग को स्मूथ करेंगे, तो हीट अपने आप हटेगी। और हीट हटाने के लिए है लीवर 14 एंड UB 18, ये लीवर की हीट हटाती है। और CV और हीट हटाने का सबसे अच्छा पॉइंटर है LI11 बॉडी का। कहीं पे भी हीट है तो LI11 वर्क करता है उसमें, इसलिए LI11 को जनरली हीट के साथ यूज करते हैं। और TW12 है, ये अगर 4th सेमेस्टर में आएंगे तो ये VO एक्स्ट्रा वेसल्स भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में भी आता है TW12 से। TW6 ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाता है। ठीक है, आप बाकी एक बार देख लीजिएगा, इससे क्या होता है हीट हट जाएगी। जो GB20 है वो UB20 होना चाहिए शायद। अच्छा सर, UB20 नीचे लिखा हो ना, UB एक्सेप्ट CV12 एंड UB20 है। हाँ GB20 तो GB20 तो यहाँ वो थोड़ी होएगा, UB20 ही होगा। UB20 है उसका। हाँ UB20 और GB20 तो यहाँ हुआ, वो नहीं होएगा। मैंने ऊपर वाला वगैरह कहा जी। हाँ, ये एक्चुअली मैंने ऊपर वाला प्रोटोकॉल पढ़ा नहीं था, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी इसलिए वो UB होगा। हाँ ठीक, अब वो दूसरा देख लेते हैं, डेफिशिएंट पैटर्न। डेफिशिएंट पैटर्न से क्या होगा, देखिए डेफिशिएंट पैटर्न जनरली मेटाफिजिकल, ज्यादा मेटाफिजिकल है, फिजिकल इफेक्ट कम आता है। क्यों डेफिशिएंट है तो सबसे जरूरी बात, डिसीजन टेकिंग पावर कम हो रहा है, इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा। साइट एंड देखिए टिम डरा हुआ, लैक ऑफ करेज, सेम चीज हो गई। अनेबल टू टेक डिसीजन, देखिए मोर और लेस सबका मतलब सेम ही है। एंड टेकिंग डीप ब्रेथ, ये लंग्स के कारण भी होता है। देखिए अभी ये मैं आपको बता रही हूँ, लंग्स के कारण भी हो सकता है और इसके कारण भी हो सकता है, कभी कभी किडनी के कारण भी होता है। सांस लेने में तकलीफ, लेने का काम करता है किडनी, छोड़ने का काम करता है लंग्स।
तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो डोंट, कुछ बोलना है रणबीर जी? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और ठीक है। लोग म्यूट, अपने को म्यूट करिए जी। डिजीनेस, थोड़ा सा थकान सा, अनईजीनेस, ब्लड विजन, विजन कि लीवर का पार्टनर है तो ब्लड विजन लीवर के कारण भी है, लीवर ओपनिंग, दोनों का ओपनिंग आइस में है। नोजिया, थोड़े से चक्कर आना। इंटरनल इंटरेस्ट, देखिए सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जीबी में फर्क, जीबी यहाँ पे घूम रही है, इसके कारण से नोजिया, ये सब ब्रेन के कारण से थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है। कलर नॉर्म येलो या नॉर्मल, बिकॉज बेटा फिजिकल है, ये फिजिकल कम है इसका असर। ड्यू टू ची deficient person being trained and colors. ये देखिए इसका सेम वही है ना कि ये है ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर और लीवर पार्ट अगर डेफिशिएंट है तो इंसान लीवर भी लीवर प्लान, देखिए गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट है तो लीवर को भी कुछ तो असर आ ही रहा है ना। तो वो चाहे कितनी भी प्लानिंग करे वो डिसीजन में नहीं ले पाते। प्लानिंग 10 होती है, 10 कपड़े पसंद आ गए, खरीदने का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कौन सा ले पाए, तो उससे क्या होगा? 10 कपड़े मैंने पसंद तो कर लिए, खरीदने नहीं पा रही हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा इन 10 में से लेना है, तो मैं कौन सा डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मेरा खुद पे से कॉन्फिडेंस उतरने लगेगा। मुझे एक जना और चाहिएगा कि भाई तू आगे मेरा डिसीजन ले ले कि ये कपड़ा में से कौन सा कपड़ा मुझ पे ज्यादा सूट हो रहा है। देखिए जनरली ये होता है, शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लेडीज को तो ये होता है, बट अकेली में हो तो मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि मेरे घर में ये चीज बेटर रहेगी, मैं ले लूंगी। बट अगर डेफिशिएंट रहेगा ना तो धीरे धीरे, इसीलिए करेज खत्म हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो करेज को अल्टीमेटली, देखिए विशेष साइकिल है, अल्टीमेटली आप 1-2 बार डिसीजन, 3 बार डिसीजन नहीं ले पाओगे या आप गलत डिसीजन ले लोगे तो आपको करेज खत्म होता रहता है, क्योंकि आप डिसीजन ले नहीं पा रहे तो करेज खत्म ही है ना। और इसका रीजन क्या होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता, बच्चों को बचपन में बहुत डांटा जाता है, या फिर फर्स्ट आने के लिए या कंपटीशन, देखिए कंपटीशन है दुनिया में, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चे को मैं खड़ा कर देती हूँ बेटा ये कंपटीशन है, यू हैव टू फेस इट, बट मैं मेरे बच्चे की कैपेसिटी तो समझूं, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना कर सकता है। मैं बच्चों को, हम अपने बच्चों को, देखिए सर तो मेरे बारे में जानते हैं बहुत कुछ, मैं मेरे बच्चे को बताती हूँ तो बेटा अगर तुझे ये फैसला लेना है तो तुझे इतना काम करना पड़ेगा, तेरे पीछे खड़ी हूँ, करना तुझे पड़ेगा बेटा, तब मैं फिर पीछे नहीं हटने दूंगी, डिसीजन ले रहे हो तुम, करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे का डिसीजन कैपेसिटी तो देखो, 10th तक बच्चा पढ़ रहा है या फर्स्ट या सेकेंड आ रहा है, क्या फर्क पड़ना है, करियर बिल्डिंग तो 11th-12th से हो रही है, तब उस पर स्ट्रेस डालिए ना जब जरूरी हो। दुनिया को मार्कशीट दिखाने के लिए मत पढ़ाइए भगाइए बच्चे को, बच्चे की कैपेसिटी समझिए, टाइमिंग समझिए, सब कुछ समझिए, फिर उसमें डालिए, नहीं तो वो गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट हो रहा है। और आजकल बच्चों में, मैं देखिए ये बात इसलिए बोल रही हूँ प्लीज, क्योंकि बच्चों में आजकल ये चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा होती जा रही है कि हम शुरू से इतना स्ट्रेस डाल देते हैं, एंड तक बच्चे थक जाते हैं। स्ट्रेस कोई भी नहीं हैंडल कर सकता है, नो वन इन द, भगवान ने स्ट्रेस हैंडल करने के लिए इंसान का शरीर नहीं बनाया, मशीन नहीं है जो स्ट्रेस हैंडल कर पाए, इंसान है। हमने तो हमेशा मैडम यही कहा है बच्चों को कि अपना बेस्ट कीजिए, जो कर सकते हो ना, जो करना चाहो करो, लेकिन अपना बेस्ट करो। कभी ये मन में ये सोच ना रहे कि हमें तो है इतनी मेहनत और करनी थी तो ये कर लेते तो ये हो जाता, ये नहीं करना। बस उतनी करो कि कल को ये अफसोस ना रहे कि हमने ये कम किया, अपना बेस्ट दे और कुछ बस नहीं, जितना देखी जाएगी। बाकी तो किस्मत भगवान ने लिखी है ना, वो बैठा है ना लिखने के लिए, लिखा ही होगा कुछ तो। बिल्कुल सेम मैं ऐसे ही कहती थी बच्चों को भी, गॉड ब्लेस ना, दोनों बच्चे अच्छे बन गए, हमें कोई टेंशन नहीं है उस बात की, लेकिन वही है ना कि बच्चों को इंस्पायर करना ही पड़ता है। आंटी लेकिन मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, आपके आसपास में कोई छोटी मम्मियां हो, हमारी एज की मम्मियां, तो प्लीज उनको भी ये बस सिखाइए। मैं तो सबको जो मुझसे बात करता है ना, वो मतलब हमारे ग्रुप में भी जो जैसे 3rd सेमेस्टर में भी कुछ छोटी एज की भी हैं, तो उनको यही कहती हूँ घबराया मत करो, कि घबराने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, डट के सामना करो। और बच्चों को भी डरने से हटाओ, कि तुम बच्चों को डराओगे, तुम घर आओ घबराओगे तो बच्चे भी घबराएंगे, तुम नहीं घबराओगे तो बच्चे तुम्हें देख के करेजियस हो जाएंगे। मतलब मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि जैसे हमारे एक शिल्पी भी है, वो हमेशा कहती है आंटी मुझे आपसे बात करके बड़ी हिम्मत मिलती है। तो ये हिम्मत मतलब हमने लोगों से, हमने भी कहीं से ली है, तो हमें भी अपने आप से सारी, तो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इसी बात को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि बच्चों को डांटो कम लेकिन समझाओ ज्यादा, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करो। डांटने और हाँ। कॉन्फिडेंस डेवलप करने में फर्क होता है। डांटना हमेशा भी ही- चाहिए, कभी कभी डांटना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे कई बार गलत पे देखिए, जिद कर वो लेते हैं। हर चीज की उम्र होती है, हर चीज की उम्र हाँ। होती है। लेकिन वो हर चीज को अपने हिसाब से देखो। अगर हम डरते रहेंगे तो हम क्या करते हैं ना, अल्टीमेटली हमको समझता नहीं, हम डरते रहते तो हम करते क्या है, हम वो डर वाला एटमोसफियर घर में एनर्जी, देखिए मेटाफिजिकल है, एनर्जी क्रिएट करके अपने घर में भेजे डर वाली, तो बच्चे में तो डर घुसेगा ही ना, तो कॉन्फिडेंस डेफिशिएंट होएगा ही ना। इसलिए डरना नहीं है, बिंदास रहना है, बेस्ट पॉसिबल करना है। मैं भी तो आज बेस्ट पॉसिबल करके बैठी हूँ ना, अपनी तरफ से पढ़ाई करके बेस्ट पॉसिबल करके बैठी हूँ, फिर ठाकुर जी के भरोसे तो बैठी हूँ कि होगा तो देख लेंगे। Excess deficiency of blood also creates gallbladder, because blood की deficiency है तो अल्टीमेटली वो तो होएगा ना, कोई भी इफेक्ट रहेगा। 42 इयर्स के बाद भी हिम्मत करके बैठे हैं हम लोग भी, कि हम लोग दोबारा स्टडी करने की हिम्मत ही करके बैठे हुए, नहीं तो वैसे कहाँ कर सकता है बंदा इतनी उम्र के बाद, जहाँ कभी लिंक नहीं हमारी स्टडी से, तो हम लोग दोबारा शुरू किया, धक्का स्टार्ट कर दिए, तो वो धक्के लगाते रहते हैं, कभी तो गाड़ी चल पटरी पे निकल ही पड़ेगी ना कभी तो। आप इंस्पिरेशन है सबके लिए। नहीं नहीं थैंक यू, वो तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग बीच में है, लेकिन क्या है कि थोड़ी आप मेरे बहुत को तो अच्छे से में लेते कहते हो हैं हिम्मत चीजों तो को, करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, बाकी मदद तो खुदा अपने आप कर देता है। खुदा वो अपने आप करेगा। बस यहाँ पे आप हिम्मत एक कदम चलो तो भगवान आगे लेने तभी आएगा, जब सही बात चलोगे है, नहीं तो कौन लेने आएगा। वही बात है, सही है। एक्सेस इन बॉडी क्रिएट्स एंगर, एंगर से गॉलब्लैडर डेफिशिएंट होता है, ये हमने देखा ही है। ब्लड डेफिशिएंसी, लीवर ची आल्सो क्रिएट्स द फियर, लीवर ची के कारण भी होता है, वो हमने देखा ही है, लीवर पार्टनर है। एक्सेस ची इन लीवर क्रिएट्स एंगर, देखिए ज्यादा एनर्जी है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। लीवर में ची एक्सेस है तो क्या करेगी, या तो बाकी ऑर्गन्स को अटैक करेगी या गुस्सा क्रिएट करेगी। अब एक और चीज बता दूं, अगर लीवर वाला पेशेंट होगा ना, अगर लीवर ची बहुत ज्यादा एक्सेस होगी ना, उसकी आवाज तीखी होगी, वो जोर से बोलता होगा, वो फ्रस्ट्रेट जल्दी होएगा, वो लीवर ची का रीजन होता है। ये मेटाफिजिकल कुछ चीजें होती है, तुमको आयुर्वेदा में फिजिकल और मेटाफिजिकल सिखाते हैं, तो हमको दोनों को रिलेट करना पड़ेगा कुछ तो, अगर हमको अच्छे से ट्रीट करना है तो। मेरे से हो रहा है सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, मुझे एकदम से आवाज मेरी तीखी हो जाती है एकदम से, मेरे हस्बैंड से आप एक बात समझिए ना, आप एक बात मेरी और समझिए ना, आप है ना, आप वो उस पोएम को याद कर लिया करिए, हर चीज आप में कोई आप एज भी फैक्टर होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आप कभी नहीं टेंशन मत बोलती थी, लीजिए। अब मेरी आवाज तीखी हो जाती है एकदम से ही, मतलब गुस्सा आ जाता है एकदम से ही, नहीं मतलब नहीं, आपको अब यही शांत भी समझा हो रही जाती हूँ, शांत भी हो जाती हूँ, मैं ये नहीं कहती भी नहीं शांत होती, लेकिन क्या है, एक बार तो ऐसा गुस्सा आएगा ना जैसे सबको फाड़ फूट के फेंक दो, ऐसे ही हो जाएगा। मैं लेकिन आपको आपका इलाज बताऊं, आपको एक चीज समझाएं, आप बस क्या ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो सर बोल रहे हैं ना, स्प्लीन, किडनी और लंग्स को एनर्जी दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, मैंने लिख लिया वैसे। बहुत सिंपल इलाज है, बहुत तीनों का कलर लगा लीजिए, बहुत सिंपल इलाज है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या बाकी ये ओनली लीवर एंड गॉल ब्लैडर के कारण नहीं होते, बाकी चीजें भी डेफिशिएंट होगी ना, तो भी ये चीज होती है। और एज के साथ सब चीज डेफिशिएंट, थोड़ा हमें भी आ रहा है सर, जिद्दीपना हमें भी ज्यादा आता जा रहा है, स्टबर्ननेस हमें भी आ रही है, एज है ना, आएगा ही ना। चलिए, और ये देखिए पॉइंट्स है, GB40 सोर्स पॉइंट है, और बाकी जो भी पॉइंट्स है देखिए डेफिशिएंट है, टोन करना होगा एज पर जो भी है, यूज के हिसाब से आप यूज करिए, समझ लीजिए कि क्या चीज है, सिम्टम्स सिम्पटोमेटिकली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, समझ के फिर वी कैन यूज इट। तो और करना ठीक भी है। और मैं बोलती हूँ GB40 पे अगर किसी कोई भी आपका कोई भी रिलेटिव लगता है ना कि कंफ्यूज रहता है दिन भर, GB40 पे कलर लगा तो बिना बताए कुछ भी कलर लगा दो, अपने आप उसका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी और असर आएगा। कौन सा कलर लगा है मैडम ब्राउन GB40 पे? कलर, ग्रीन, सॉरी ग्रीन कलर, GB का कलर कौन सा है? ओके, ग्रीन है ना, विंड है ना एनर्जी, जी जी ग्रीन जी। लगेगा, ग्रीन लगेगा। GB40 पे लगाना है मैम। GB40 पे और ज्यादा टाइम पे ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, सोर्स पॉइंट है तो GB40 पे, सॉरी GB40 पे तो येलो लगेगा सर, इसमें येलो लगेगा कि कौन सा एलिमेंट देखिए, 40 येलो ही लगेगा ना, और एक GB40 पे येलो लगेगा, और GB का जो वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट नहीं, सॉरी यही है, GB40 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है।
नहीं नहीं, ऑर्गन सोर्स में नहीं, मैं बोल रही थी वो टाइम साइकिल देख लीजिए, 11 से 1 वाले टाइम पे भी वो कलर एक लगता है, वो कलर भी यूज कर लीजिए, वो येलो ग्रीन कलर लगेगा वो ऑर्गन, मेरे को पॉइंट याद नहीं है। GB40 का वो जैसे लीवर का लीवर 1 है ना, मैम लीवर और जीबी का तो ग्रीन ही कलर होता है ना शायद। ग्रीन होता है, नहीं मैं कुछ और बोल रही हूँ आपको। हाँ, कलर ऑर्गन सोर्स पॉइंट का कलर येलो होता है हमेशा, बिकॉज ठीक है हॉररी पॉइंट की बात कर रहे हैं, हॉररी पॉइंट की बात करें तो 43 होगा। हाँ हॉररी पॉइंट बोल रही थी मैं। हाँ तो वो 45 है ना टोटल इसमें। हाँ इसमें नहीं 44 है, इसमें 43 है। 44 इसमें 43 है जीबी लीवर का पॉइंट, वो विंड का पॉइंट। हॉररी पॉइंट, हाँ विंड का point। लेकिन सर मैं एक और चीज पूछती, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यिन ऑर्गन्स का तो सोर्स अर्थ होता है, यांग का तो अर्थ नहीं होता, तो भी येलो लगेगा। वो नहीं, वो वहां तो अर्थ पॉइंट है, यहाँ तो जो पॉइंट डिफाइंड है कहीं पर, जैसे जीबी40 का कोई पॉइंट तो है नहीं उसमें। और 43 हाँ 43 38 36 ऐसा तो नहीं, तो फिर येलो लगेगा कि ब्राउन लगेगा? नहीं, येलो लगेगा। जो कलर येलो ही नहीं लगेगा। जो 5 में से नहीं है, 5 में तो अपना अलग से डिफाइंड कलर है, उसके हाँ। अलग शेष में सब में वही लगेगा जो खुद का है या फायर का है नहीं, तो जिसका उसका खुद का element। पॉइंट तो वही तो बोलूं, उसका खुद का कलर तो ग्रीन है ना, जीबी का कलर तो ग्रीन है। हाँ तो जीबी40 में तो ग्रीन लगेगा। ग्रीन ही लगेगा ना, मैं वही पूछू, येलो थोड़ी लगेगा। हाँ इसलिए तो उनको इसलिए ग्रीन कि लगेगा, ग्रीन वो दोनों ग्रीन लगेगा। 5 ग्रीन पॉइंट नहीं में है, से मैं वही नहीं है थोड़ा ना। सा कंफ्यूज हो रही थी कि येलो कैसे आ गया, येलो तो यिन के लिए होता है। नहीं येलो नहीं, ग्रीन ग्रीन हाँ मतलब जो उसका हाँ, ओरिजिनल पॉइंट खुद है। का पॉइंट लगेगा ना। नहीं हाँ जैसे चलो। नहीं, यिन ऑर्गन्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे तो येलो लगता है ना। हाँ इसमें देखिए एक तो 43 वाला 43 से शुरुआत हो रहा है, विंड पॉइंट है, हाँ मतलब विंड पॉइंट में भी लगेगा आपको ग्रीन। उसके बाद आपको 38 है, उसमें रेड लगेगा, फिर 36 है आपका, फिर उसमें लगेगा आपका येलो, और फिर उस तरह लगेगा ये वाले पॉइंट। तो आप देख लीजिए और यूज कर लीजिएगा। ओके, इस पे येलो 40 पे येलो ग्रीन लगेगा, सॉरी ग्रीन लगेगा। ग्रीन ग्रीन येलो नहीं, ग्रीन 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 ये ग्रीन। उसका विंड पॉइंट है। लीवर का अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता तो येलो लगता। वो जो 5 पॉइंट है उन पे याद रखिए हमेशा बस। तो क्लियर, फिर खत्म। हो गया सर। ये हम लोग जो है अभी ये वाला खत्म हो गया। अब हम लोग जो है इस 2 घंटे मैंने अभी तक नहीं लिया है। हम लोग इसको आगे जो आएगा अभी वीडियो, उसको हम लोग शेयर करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इस गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों को हम लोग एक बार और फिर पढ़ेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा सा विजन में क्लैरिटी होगी। और ये हम लोग कुछ चीजें जरूर हमेशा याद रखें, धीरे धीरे लीवर आंखों में खुलता है, किडनी कानों में खुलती है, ये सब कंसेप्ट जो है, ताकि उससे आपको ये रहे कि हाँ कोई ऑर्गन हुआ है तो बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और ग्रुप में जहाँ पर स्टडी ग्रुप है उसको हमेशा के लिए है वो, आप उसको चेंज कर, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको आज यूज कर रहे हैं तो कल नहीं, वो एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर शुरुआत कर दीजिए उसको, और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम, फिर हम लोग मिलते हैं। सर लीव करूं? थैंक यू सर। थैंक यू।